हेलो एंड वेलकम टू रचित एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इससे संबंधित सारे तथ्य मैं आपको प्रस्तुत करूंगा एक एक करके और उदाहरण के साथ। बहुत रोचक होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 10वीं अनुसूची, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आया। बट क्यों, क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि पिछले साल जो कर्नाटका में हुआ और इस साल मध्य प्रदेश, मणिपुर और अभी जो राजस्थान में हो रहा है। इस वीडियो में आप हर एक चीज़ से इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ से वाकिफ किया जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। बट हाउ? सबसे पहले हम जानेंगे टर्म डिफेक्शन, ये दल बदल है क्या। फिर जानेंगे क्या ज़रूरत पड़ी इस नियम को लाने की। फिर जानेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है और इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं, उनको भी जानेंगे। फिर जानेंगे कौन तय करेगा कि विधायक को अयोग्य घोषित करना है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस मामले से संबंधित समस्त रूलिंग और ऑर्डर के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इसको लेके, उन सब की चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इस नियम में कहाँ कहाँ कमियां हैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आगे का रास्ता क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफेक्शन है क्या। उदाहरण के लिए, मुझे पार्टी ए ने टिकट दिया और मैं चुनाव जीत गया। जब परिणाम आया तब पार्टी बी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला। मान लीजिए पार्टी बी के लिए 2 एमएलए और चाहिए। तब पार्टी बी क्या करेगी? अपनी बार्गेनिंग शुरू करती है। इसमें हो सकता है कि आपको पैसा ऑफर करे या कुछ मंत्री पद का प्रलोभन देकर, और मैं पार्टी बी में चला जाता हूं। पार्टी बी में मंत्री बनकर और पार्टी बी सरकार भी बना लेती है। तो इस केस में मेरी जो कंस्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, हो सकता है उन्होंने मुझे वोट ना देके मेरी पार्टी को वोट दिया है, मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी को वोट दिया है। तो ये एक भ्रष्टाचार है, एक अनैतिक कृत्य है। इस कृत्य को रोकने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी एंटी डिफेक्शन लॉ की। एक और उदाहरण मैं देता हूँ। मान लीजिए एक राज्य में जिसमें 200 एमएलए, ए को 105 सीट है और वह सरकार बनाने की स्थिति में है, और पार्टी बी के पास 95 एमएलए, 95 एमएलए है, मात्र 5 एमएलए कम है। लेकिन जिस पार्टी में पार्टी ए से मैं संबंध रखता हूं, उसमें कुछ मेरी तरह के लोग हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बनाए गए। अब पार्टी बी के पास बहुत पैसा है, और या फिर वो मुझे या मेरे साथी को मंत्री पद ऑफर करते हैं। तब क्या होता है कि कुछ एमएलए पार्टी बी के पास चले जाते हैं मेरे साथ। अब पार्टी बी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है। तो इस तरीके से ये दल बदल होने के कुछ केसेज हैं। बहुत ही जिज्ञासा वाला मामला है। हरियाणा सरकार के एक एमएलए साहब थे, गयालाल। जब हरियाणा में पहली बार इलेक्शन हो रहे थे, हरियाणा को जब पंजाब से अलग किया गया, तब गयालाल निर्दलीय विधायक के रूप में विजयी हो जाते हैं। इलेक्शन के कुछ घंटे बाद ही गयालाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और शाम को गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो जाते हैं 9 घंटे बाद।
9 घंटे के अंदर ही गयालाल फिर से कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं। यानी कि 9 घंटे में गयालाल साहब ने 3 पार्टियां बदल दी। जब पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता थे जो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उनके पास में ही गयालाल जी बैठे थे। तब उन्होंने कहा था कि गया राम अब आया राम है। तब से ये आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट जो है, ये हरियाणा ने हमको भारतीय राजनीति में दिया है कि आया राम गया राम। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। 15 दिनों के अंदर ही गयालाल ने फिर से यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन कर लिया। एक और मामला है, वह भी हरियाणा का है। 1979 की बात है। उसमें देवीलाल मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार को गिराकर भजनलाल बिश्नोई हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, तब भजनलाल बिश्नोई ने अपने 40 एमएलए के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस प्रकार के डिफेक्शन पर काबू कैसे पाया जाए? इस आयाराम गयाराम राजनीति से 1950 से अब तक 50 से अधिक राज्यों की सरकार गिर गई है। फिर 1985 की बात करें, राजीव गांधी सरकार 52वें संविधान संशोधन के साथ आई। 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया और यही बना हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। प्रावधान नंबर 1, मान लीजिए मैं किसी सदन का सदस्य हूं, चाहे वह राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का, विधान परिषद का, और मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूं। यदि मैं स्वेच्छा से मेरी पार्टी छोड़ता हूं तो मुझे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रावधान नंबर 2, मान लीजिए मैं पार्टी ए से हूं और मैं चुनाव जीत गया और मेरी पार्टी मुझे ये व्हिप जारी करती है। व्हिप का मतलब होता है दिशा निर्देश, और मैं उसका उल्लंघन करता हूं, तब भी मुझे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो पार्टी व्हिप इश्यू करती है, व्हिप भी 3 प्रकार के होते हैं। देखो कैसे कैसे व्हिप होते हैं पार्टी में। व्हिप का मतलब एक तरीके का दिशा निर्देश होता है। 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन व्हिप। 3 लाइन व्हिप सबसे खतरनाक होती है। मान लीजिए मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं और किसी सदन का सदस्य हूं। मेरी पार्टी मुझे व्हिप इशू करती है कि आपका इस बिल के पक्ष में वोट करना है, लेकिन मैंने इसके विरोध में मतदान किया, तब पार्टी मुझे 15 दिन का टाइम देगी। वह मुझे ये कह के कि अंतिम आपको अपॉर्चुनिटी बोल के आपको माफ कर सकती है। फिर भी आप दोबारा व्हिप के अगेंस्ट में मतदान करते हो, आपको बोला जाए कि आपको ये बिल है, सदन में प्रस्तुत होना है, आपको इसके पक्ष में मतदान करना है। ये 3री लाइन वाला व्हिप है। तो या तो पार्टी हमें माफ कर देगी, नहीं तो 15 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगी, उसके बाद मुझे अयोग्य घोषित कर देगी। और फिर भी पार्टी को लगता है कि अभी भी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तब पार्टी से निकाल देगी और मुझे डिस्क्वालीफाई भी कर देगी। अब देखते हैं कि तीनों लाइन की व्हिप क्या क्या होती है। 1 लाइन व्हिप, मान लीजिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी का इंचार्ज हूं और मैं मेरे पार्टी मेंबर और सदन के सदस्यों को मात्र यह सूचित कर रहा हूं कि कल सदन में वोटिंग है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, तब ये 1 लाइन व्हिप कहलाएगी। उस स्थिति में मेंबर इसका उल्लंघन भी कर सकता है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद आता है 2 लाइन व्हिप। इसमें मेंबर को ये बताऊंगा कि कल इस मामले को लेकर सदन में वोटिंग है, इसमें आपको उपस्थित होना है। हो सकता है कि सदन का कोई मेंबर उपस्थित ना हो, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर है 3 लाइन व्हिप। 3 लाइन वाली व्हिप सबसे खतरनाक है। क्या करती है ये? इस व्हिप में मैं ये भी बताऊंगा कल वोटिंग है, आपको उपस्थित होना है, इस मामले के लिए वोटिंग है, प्लस आपको इसके पक्ष में मतदान करना है।
यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो 3 लाइन व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा और मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा और एंटी डिफेक्शन लॉ मेरे पे लागू हो जाएगा। ये तो थे 2 प्रोविजन। तीसरा प्रावधान क्या है? मान लीजिए मैं एक निर्दलीय सांसद या विधायक हूं। इसका मतलब यह है कि मैं सदन में एक स्वतंत्र सदस्य हूं और मैं फिर किसी भी पार्टी में शामिल हो जाता हूं। आपके मन में यह सवाल आ जाता होगा कि ऐसा तो बहुत केस है, स्वतंत्र सदस्य मंत्री भी है आजकल। हाँ है, क्योंकि उन्होंने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ सपोर्ट किया। यदि आप ज्वाइन करते हो तो आपको पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा निर्दलीय सदस्यों पर भी और आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद आता है मनोनीत सदस्य। विधानसभा में भी होते हैं, राज्यसभा में भी है। उनका क्या? वो तो किसी पार्टी से है नहीं अब तक। अब क्या है उनके केस में? किसी भी क्षेत्र से जो भी स्पेशलिस्ट है, उनको कला संस्कृति साहित्य से उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपके मनोनीत होने के 6 महीने के अंदर वो किसी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। यदि कोई 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ कब लागू नहीं होगा? कुछ ऐसे केसेस हैं। उदाहरण के लिए मान लो किसी पार्टी के 30 सदस्य हैं, उनमें से 2/3 सदस्यों ने यह तय किया है कि वे दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो उन पर लागू नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे जो 1/3 बचे हैं उनका क्या होगा? उस पार्टी में कंटिन्यू कर सकते हैं और वो भी अयोग्य नहीं होंगे। कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद कौन से हैं? देखिए, मान लीजिए मैं लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कुछ भी पद पर हूं या चयनित हूं। तब मैं ये सोच रहा हूँगा कि मुझे निष्पक्ष रहना है और इस पद की गरिमा मुझे बनाए रखनी है, तो मैं किसी पार्टी को रिजाइन दे सकता हूँ किसी भी पार्टी से, तब भी मेरे पे कोई एक्शन नहीं होगा, मैं अयोग्य घोषित नहीं होऊंगा। लेकिन यदि मैं फिर से मेरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता हूं उस पद पर रहते हुए, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे मैं उस पार्टी को करूं चाहे दूसरी पार्टी को करूं। एक बार रिजाइन देने के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति अपनी पार्टी या दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं अपने टर्म पर रहते हुए, उस पद पर रहते हुए, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एक और केस, यदि मान लो इनके पद का टर्म पूरा हो गया, मान लो अध्यक्ष पद का टर्म पूरा हो गया और मुझे मेरी पार्टी को पुनः ज्वाइन करनी है, तो मैं केवल उसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते ही मैं अयोग्य हो जाऊंगा। अब यह है कि कौन तय करेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर लगना है, किसका निर्णय रहेगा? इसमें देखिए, अध्यक्ष और सभापति द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ का निर्णय अंतिम होगा। मान लो आपका विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति ये निर्णय लेते हैं, तो उनका निर्णय अंतिम होगा। लेकिन कुछ अपवाद भी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया 1992 में, क्योटो होलेलो वर्सेस जचिलू और अन्य। इसमें यह था कि क्या अध्यक्ष और सभापति को निर्णय अंतिम होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि स्पीकर और चेयरमैन के निर्णय की जुडिशियल रिव्यू कर सके, न्यायिक समीक्षा कर सके। अब आया 51वां संविधान संशोधन 2003 में अटल बिहारी गवर्नमेंट में। इसमें यह था कि मान लो मैं किसी पार्टी ए से बी में चला जाता हूं और डिस्क्वालीफाई भी हो जाता हूं, और तो उसके बाद मैं किसी भी पब्लिक पोस्ट या सैलरीड पोस्ट पे नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं दोबारा से चुनाव ना जीत जाऊं। इसके बाद ये हुआ
कि एंटी डिफेक्शन लॉ या डिफेक्शन या दल बदल हो रहा है, इसकी शिकायत कौन करेगा? इसमें ये लिखा था कि ये मामला जब निकला, जब स्पीकर उड़ीसा वर्सेज उत्कल केसी परिदा मामला 2013 का, ये भी सुप्रीम कोर्ट में गया। मामला यह था कि जो लेजिस्लेचर का मेंबर है वही शिकायत करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोई भी वोटर्स किसी भी एमएलए की एंटी डिफेक्शन केस में शिकायत कर सकता है। अगली चीज, स्वैच्छिक त्याग पत्र किसको मानोगे? एक और मामला था आर.एस. राणा और वी.एस. मौर्य, ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। स्वैच्छिक त्याग पत्र इस लेजिस्लेचर में क्या है कि तभी माना जाएगा जब वो लिखित में दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उस मेंबर का व्यवहार देखा जाएगा। हो सकता है वो पार्टी की मीटिंग्स में नहीं आ रहा हो, अपोजिशन पार्टी को खुले में सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन रिटर्न में फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं दे रहा हो, उस केस में क्या करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप उसके व्यवहार को देख के उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। कुछ इश्यूज रह गए, कुछ क्यूरियस इश्यूज अभी भी बचे हैं, जैसे अध्यक्ष और सभापति मान लो रूलिंग पार्टी में हैं, रूलिंग पार्टी को ही मान लो मैं रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने आ रहा हूं दूसरी पार्टी छोड़ के, ऐसा करने पर सभापति और अध्यक्ष मेरे पर कभी कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि मैं रूलिंग पार्टी को छोड़ के अपोजिशन में जा रहा हूं तब तत्काल मेरे पे एडीएल लागू कर देंगे। भाई ये तो सभापति और ये अध्यक्ष का डिस्क्रिशन है कि वो किस पे करें या नहीं करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इतने समय में ही कार्रवाई करनी है। मान लो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, निर्णय अध्यक्ष और सभापति को कब तक लेना है, ऐसा कहीं भी इस नियम में नहीं लिखा है। एक बहुत ही रोचक उदाहरण बता रहा हूं तेलंगाना का, जिसमें टीएस यादव टीडीपी पार्टी के मेंबर थे और वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो उन्होंने टीआरएस ज्वाइन कर ली और टीआरएस रूलिंग पार्टी थी। बहुत पिटीशन फाइल की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक नहीं, वो वाणिज्य मंत्री भी उस गवर्नमेंट में थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। यदि विधानसभा का अध्यक्ष कुछ निर्णय लेते हैं तब तो हम कुछ न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं कि ये मूल ढांचे के अंदर आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आता है तो हम उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये मामला हमारी समझ से परे। अब क्या समाधान होना चाहिए? मेरे हिसाब से प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम होना चाहिए कि उस टाइम लिमिट में आपको ये कार्रवाई करनी है अध्यक्ष या सभापति को। दूसरा, जब दूसरे मामलों में ये अयोग्य घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की सिफारिश, चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल और राष्ट्रपति करते हैं, तो ये मामला भी आप इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दे देते? ये सोचने का विषय है। यदि आपको ये अच्छा लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।